हाय गाइस, पार्ट 2 में आपका स्वागत है जिसमें हम पढ़ रहे थे आपका बीए बीएससी बीकॉम का माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है तो इंग्लिश आपका माइनर सब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने कवर कर लिए थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके पार्ट 2 में टोटल बचे हुए 50 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें से 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पिछले ईयर भी रिपीट हुए थे, तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ इस ईयर भी रिपीट होंगे। एंड जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया 2023-24 का, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना था, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ बना सकते हैं आप इंग्लिश। अब इंग्लिश तो आप वर्ब को उठाएंगे, मतलब जो कर्म आपका है उसको उठाएंगे एज ए कर्ता के रूप में। फिर कैन का क्या हो जाएगा आपका, कैन बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन बाई। ही का हो जाएगा हिम। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है कि इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम, बिल्कुल सही है आपका। एंड सेकंड क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ जो भी पैसिव वॉइस में कभी भी जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये यहाँ इसलिए गलत हो गया। एंड ये तो बिल्कुल आपका गलत है, यहाँ बाई भी नहीं लगा हुआ है, स्पीकिंग भी लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ डायरेक्शंस है। जैसे कह रहा है 52 से लेकर 61 तक के क्वेश्चन को आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन के लिए। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। मतलब कौन से साल में इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित किया गया भारत में। ऑप्शन है आपके पास 1835, 1840, 1857 और नन ऑफ द एबव। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश को सन 1835 ईस्वी में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। को कौन इंट्रोड्यूस करने वाले थे, आई होप सबको पता होगा, लॉर्ड मैकाले जो हैं। लॉर्ड मैकाले जो हैं, इन्होंने इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 1835 में इंट्रोड्यूस किया था। कौन थे वो, लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसी से रिलेटेड है, कह रहा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब उस टाइम के गवर्नर कौन थे जब इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उस समय के जो गवर्नर थे उनका नाम था विलियम बेंटिक, जो थे ये उस टाइम के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, राजा राम मोहन रॉय वाज बोर्न इन। कौन से साल में ये पैदा हुए थे, 1775, 1757 या फिर 1772। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय जो है इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद फर्स्ट विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट एज ए डेलीगेट टू द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो इन द ईयर। कौन से साल में जो भाषण देने गए थे स्वामी विवेकानंद, तो वो कौन सा साल था, तो वो था 1893 में वो गए थे भाषण देने शिकागो में। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु रोट द फेमस पोएम एन इंट्रोडक्शन। ये जो फेमस पोएम है जिसका नाम एन इंट्रोडक्शन है, इसको लिखने वाले कौन है। ऑप्शन है आपके पास कमला दास, अंकिता देसाई या फिर किरण देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन इंट्रोडक्शन को लिखने वाले कौन है, कमला दास। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड एस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको फाउंड करने वाले कौन है। ऑप्शन है आपके पास सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो एस्टिक सोसाइटी को ऑफ बंगाल को फाउंड करने वाले कौन है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी वाज फाउंडेड बाय। किनके द्वारा सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वाराणसी का ये फाउंड किया गया, बनाया गया, स्थापित किया गया। ऑप्शन क्या आपके पास एनी बेसंत या फिर आपके महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एनी बेसंत जो है, इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल जो वाराणसी में उपस्थित है इसको फाउंड किया था, इसको बनाया था। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर कैजरीना ट्री इज अ पोएम रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है आपके पास तोरू दत्ता, कमला दास, विक्रम सेठ, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवर कैजरीना ट्री जो है ये पोएम लिखा गया है तोरू दत्ता के द्वारा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पोएम ए रिवर, जिस पोएम का क्या नाम है, ए रिवर, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन से आपके पास AR रामानुजन या फिर कमलादास विक्रम सेठ, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए रिवर को लिखने वाले कौन है? AK रामानुजन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ डायरेक्शंस आपके सामने हैं कि आगे क्या करना है। तो आपको 62 से लेकर 68 तक के क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो भी आपके प्रीपोजिशन होंगे एंड जो भी सुटेबल वर्ड्स जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में भरे जाएंगे उनको आपको भरना है। इंस्ट्रक्शन कह रहा है आपका 62 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि मोहन इज क्वाइट पॉपुलर डॉट डॉट हिज क्लासमेट, वो अपने क्लासमेट, मोहन जो है अपने क्लासमेट के बीच में जो है क्वाइट पॉपुलर है। तो यहाँ बीच की स्पेलिंग क्या लगाएंगे आप? एमोंग लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे, एलोंग लगाएंगे। तो इस टाइप के जो बीच का प्रयोग किया जाता है उसमें आप एमोंग का यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मोहन इज क्वाइट पॉपुलर एमोंग हिज क्लासमेट्स। आगे बढ़ते हैं। आई स्टेड डॉट डॉट माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट, तो यहाँ आप क्या भरेंगे? इनटू भरेंगे, बाय भरेंगे, ऑन भरेंगे, ऐड भरेंगे। तो सबसे सही कौन सा बैठ रहा है आप एक बार ऐसे पढ़ के देख लेते हैं। आई स्टेड इनटू माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। पानी वानी के अंदर के लिए आप इनटू का यूज करते हैं। बाई जब आप ट्रेन से जाते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, जैसे आई गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, आई गो टू मुंबई बाई ट्रेन, बाई कार, तो इस तरीके के प्रीपोजिशन के लिए आप बाई का यूज़ करते हैं। ऑन अगर कोई पुट ऑन देयर, या फिर समथिंग इज पुट ऑन माई शू, या फिर ऐसे जब कोई चीज़ रखा हो, किसी से जुड़ा हो, तो ऐसी चीज़ के लिए आप ऑन का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ आपका क्या हो जाएगा करेक्ट? आई स्टेड एट माई अंकल्स हाउस एट लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही मेट डॉट डॉट एक्सीडेंट 10 years ago, तो वह मिला मुझसे, एंड यहाँ अक्रॉस द एक्सीडेंट लगाएंगे, अलोंग द एक्सीडेंट, फ्रॉम द एक्सीडेंट, विद द एक्सीडेंट। तो एन एक्सीडेंट, वो द एक्सीडेंट के 10 साल के दौरान मिला हमसे, तो यहाँ दौरान के लिए आप अक्रॉस का यूज़ करेंगे, अलोंग का, फॉर्म का, या फिर विद का। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ मुझे कन्फ्यूजन किस में है आपका? फ्रॉम में एंड जो है अक्रॉस में। ही मेट अक्रॉस एन एक्सीडेंट 10 years ago, तो दोनों में से आप देख लेना कौन सा ज़्यादा करेक्ट है। वैसे आप फ्रॉम की ओर भी जा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सही लग रहा है। ही मेट फ्रॉम एन एक्सीडेंट 10 years ago, तो आप देख लेना ये क्वेश्चन। एंड 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली। अब यहाँ बिल्कुल आपका देखिए, मैंने बताया था कि ऐसे जगह पे जहाँ आप जा रहे हैं ट्रेन व्रेन से, तो वहाँ आप किसका यूज़ करते हैं? बाई का, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका आई एम ग्लेड यू फाइनली केम अप, यहाँ पढ़ के ही लग रहा है केम अप लगेगा, तो आप अगर कहीं हो तो सही ला सकते हैं। हाँ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई एम ग्लेड यू फाइनली केम अप विथ ए गुड आइडिया। तो अब जब बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, तो पढ़ के ही समझ में आता है कि यहाँ कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। तो पढ़ने से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ना कि आप उसे याद करने जाते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर अप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ए नॉक, अब देखिए यहाँ आप क्या लगाएंगे? देयर वाज ए नॉक फॉर द डोर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देयर वाज ए नॉक बाय द डोर, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ देखिए पढ़ने से लग रहा है देयर वाज ए नॉक एट द डोर, समवन नॉकिंग एट द डोर। तो ऐसे टाइप जब डोर का यूज़ किया जाए या पढ़ने से पता चल जाता है कि कौन सा सही है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देयर वाज ए नॉक एट द डोर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आवर टीचर एम्पथाइज्ड डॉट डॉट यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। तो इसमें भी आपका कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा ये कि आवर टीचर एम्पथाइज्ड इन यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यहाँ इन का यूज़ कर सकते हैं या ऑफ का, दोनों में से सही रहेगा कोई सा भी, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? सी की, इन की। तो आप देख लेना ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिपोर्ट इंडिकेट्स इंटेंट्स टू प्रेजेंट। जो रिपोर्ट है ये कौन सा चीज़ प्रेजेंट करने के लिए इंटेंट्स करते हैं? तो ये प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ना कि वो पास्ट इंफॉर्मेशन करते हैं, ना हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो रिपोर्ट जो होते हैं आपको जो भी इवेंट हो रहा है उनके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को देने में हमारे लिए यूजफुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉजिकल ऑर्डर टू राइट ए रिपोर्ट इज।
लॉजिकल ऑर्डर क्या है एक रिपोर्ट को लिखने का, तो वो है पहले आप रीज़न देते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, फिर काजेस देखते हैं, फिर अपने ओपिनियंस रखते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बायलाइन द रिपोर्ट कंटेन्स। बायलाइन जो है रिपोर्ट वो क्या कंटेन्स करता है, तो रिपोर्ट डेट प्लेस ऑफ द इवेंट को जो है ये कंटेन करता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग डीलिंग विद ए सिंगल सब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो अगर कोई भी शॉर्ट ऑफ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है वो डील कर रहा है किसी सिंगल सब्जेक्ट के साथ, तो ये किसका डिफिनेशन है, तो आई होप सबको पता होगा ये एसए का डिफिनेशन है। एसए में आप इन सारी चीज़ों को जो है डिफाइन करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए वे ऑफ गैदरिंग आइडिया अबाउट ए टॉपिक इज। अगर आप किसी टॉपिक के लिए जो है आइडिया गैदर करते हैं, आइडिया एकत्रित करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, तो आउटलाइन कहते हैं, या फिर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, या फिर ईटिंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ को कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेक योर ग्रामर कैपिटलाइजेशन एंड स्पेलिंग एरर इज कॉल्ड। अगर कोई आपसे कहे कि ग्रामर को चेक करो, कैपिटलाइजेशन चेक करो, स्पेलिंग चेक करो, जो एरर है तो उसको आप क्या कहेंगे, ड्राफ्टिंग तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल एडिटिंग तो कहेंगे नहीं, रिवाइजिंग कह सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड यू डॉट दैट कार। तो यहाँ बाय खरीदने की बात हो रही है, खरीदने का कौन सा स्पेलिंग इसमें से सही है, तो ये तो बाय के लिए लगता है, ये भी बाय के लिए, या फिर ये जब ट्रेन से कोई जाता है तो इसके लिए बाय से लगता है, या फिर कार से, और ये बाय का यूज होता है कि बाय बाय चले जाओ, एंड इस बाय का यूज होता है खरीदने के लिए, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, वेयर डिड यू बाय दैट कार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देयर दोनों जगह देयर लगेगा, अब वो देयर अपना वाला होगा या फिर देयर प्लेस वाला होगा, तो आप कौन सा लगाएंगे, देयर इज ए नो एंडिंग टू लर्निंग, तो यहाँ ये ज़्यादा सुटेबल होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द नरेशन ऑफ द स्टोरी इन नॉवेल कांतपुरा। कांतपुरा को नरेट करने वाले जो स्टोरी है वो कौन स्टोरी नरेट करती हैं, अचक्का, मूर्ति, रत्ना, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अचक्का, यही नरेट करती है स्टोरी को। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द आर्ट ऑफ नरेशन इन कानपुरा। कानपुरा में कौन से आर्ट ऑफ नरेशन का यूज किया गया है, पुरानिक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग या फिर वेस्टर्न नैरेटिव टेक्निक, दोनों यूज किए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुरानिक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु आर द रेड मैन इन कानपुरा। कानपुरा में रेड मैन किसे कहते हैं, तो आई होप सबको पता होगा कि जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हैं इनको ही रेड मैन कहा जाता था कानपुरा में। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने आया था कि बड़े खान कौन है कानपुरा में, हु इज़ बड़े खान इन कानपुरा, तो वो पुलिसमैन थे, आई होप सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच मंथ हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज अ मंथ ऑफ गॉड इन कानपुरा। कौन सा मंथ था, कार्तिक था, मार्च था, जून था, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मंथ था गॉड का, तो कार्तिक था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज द रंगा गौड़ा इन कानपुरा। रंगा गौड़ा कौन था, वो प्रेसिडेंट ऑफ कवार कांग्रेस से रिलेट करता था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रंगा कौन था, प्रेसिडेंट ऑफ कवार कांग्रेस से रिलेटेड आदमी था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु क्रिटिसाइज मूर्ति इन नॉवेल कानपुरा। कानपुरा में जो है कौन क्रिटिसाइज करती हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, अगर आपको पता हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज बाई रंगम्मा इन नोवेल कानपुरा वाज कॉल्ड। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप देख लेना, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट आपका रहेगा, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना, अगर जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं कमेंट जो है ये पिन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज कानपुरा पब्लिश्ड। कानपुरा कब पब्लिश हुई थी, 1940 में, 1938 में, 1935 में, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुरा पब्लिश हुई थी 1938 में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है विच फेस्टिवल डिड द विलेजर्स सेलिब्रेट इन कानपुरा। कानपुरा में कौन सा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा जिसको पता होगा लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका
कि विच टेक्निक डिड मुल्क राज आनंद यूज इन द नॉवेल अनटचेबल। तो वो स्ट्रीक रेसिज्म को सपोर्ट करते थे, वो उन्हीं भाषा में मुल्क राज आनंद जो है अपने स्टोरीज को लिखा करते थे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसका यूज़ करते थे। इस टेक्निक का यूज़ करके वो अपने नॉवेल्स को लिखते थे। नॉवेल का नाम क्या था, अनटचेबल। आगे बढ़ते हैं। मुल्क राज आनंद वाज एसोसिएटेड विथ ए ग्रुप ऑफ इन कैम्ब्रिज, द नेम ऑफ ग्रुप इज, वो ग्रुप का क्या नाम था, तो यंग मेंस एसोसिएशन उस ग्रुप का नाम था। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हेन वाज MRR, मुल्क राज आनंद जो है ये अवार्ड किए गए थे साहित्यिक एकेडमी अवार्ड से, वो कब पुरस्कृत किए गए थे। ऑप्शन आपके पास 1964, 1971 या फिर 1978, 1980। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो साहित्यिक एकेडमिक अवार्ड के लिए जो है पुरस्कारित किए गए थे सन 1971 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द एज ऑफ बाखा। बाखा जो था ये यंग था और उसका एज क्या था, 20 साल, 16 साल, 25 साल या फिर 18 साल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 साल। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बाखास सिस्टर। बाखा के सिस्टर का क्या नाम था, तो राखी था, जो है सोहनी था या फिर मोहिनी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहिनी। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुज स्पीच डिड बाखा लिसन इन द बैलास। बैलास में जो है ये कौन सा स्पीच सुना था बाखा, जवाहरलाल नेहरू का या फिर सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का। तो उन्होंने महात्मा गांधी का स्पीच जो है बाखा ने सुना था, वो कपड़ों के बहिष्कार के बारे में कुछ रिलेटेड था, तो वहाँ से उसका जो है मन चेंज हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाई डज बाखा लव यूरोपियन क्लॉथिंग। वो यूरोपियन क्लॉथिंग को क्यों पहनता था, उसे क्यों पसंद करता था, ताकि वो उससे फ्री हो सके, या फिर वो पहनने से वो शार्प एंड अच्छा दिखता था, या फिर इट वाज चीप था इसलिए वो पहनता था, कम कपड़ों में मिलता था। तो वो पहनता था ताकि लगे कि वो जो है शार्प दिख सके, वेयरिंग इट, ताकि वो सॉरी यहाँ शार्प नहीं है, साहेब है। पढ़ने में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन कोई दूसरा शब्द लिखा रहेगा लेकिन दिमाग में चलता है वही सब मुंह से निकल जाता है। ताकि वो पहन सके, ताकि वो साहेब दिख सके, इसलिए वो पहनता था। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट आर टॉमीज इन नॉवेल अनटचेबल। नॉवेल जो अनटचेबल है इसमें टॉमीज किससे रिलेट किए गए थे, तो वो ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर से रिलेटेड थे। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज लखा बुली हिज चिल्ड्रन। वो अपने चिल्ड्रन को बुली क्यों करता था, ताकि वो प्रिजर्व कर सके उनकी अथॉरिटी को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज ऑफ एक्सपीरियंस इन बाखास लाइफ इज शोन इन अनटचेबल। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इसे जो भी अगर जिनको आता हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर गेट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। तो 1912 में जो है ये गीतांजलि पब्लिश हुई एंड 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एंड गीतांजलि वाज द फर्स्ट जो नॉन यूरोपियन था इसको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये आप ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चंस बहुत पुट आउट करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। तो इसको जो है इनका इंट्रोडक्शन लिखने वाले कौन थे, तो विलियम बुल्टर एड्स जो थे, जिन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि जो है इनका इंट्रोडक्शन लिखा था। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज गीतांजलि पब्लिश। तो मैंने अभी बताया आपको 1912 में पब्लिश हुई, 1913 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी सॉन्ग्स आर इन गीतांजलि। तो गीतांजलि में कितने सॉन्ग्स हैं, 103। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आया होगी। इसके बाद भी जो है BA BCom BSc इनके माइनर सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। इन कोकुलर सब्जेक्ट के भी पेपर में जल्दी लाने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।